चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग आवर्धन उत्तल दर्पण द्वारा देखेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने आवर्धन अवतल दर्पण द्वारा देखा था। अवतल दर्पण द्वारा हम लोग देखे थे, उसी परिभाषा को सेम उत्तल दर्पण द्वारा देखेंगे। अगर हम प्रूफ करेंगे तो सेम वही प्रूफ करेंगे जो हमने पिछला वीडियो में किया था। कहने का मतलब हुआ कि उत्तल और अवतल दर्पण में चाहे तो आवर्धन की परिभाषा ले, चाहे तो m बराबर माइनस v बटा यू ले, सारे के सारे सेम होते हैं। बदलते हैं सिर्फ क्या, बदलते हैं तो सिर्फ प्रतिबिंब दूरी, है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई, है ना। क्योंकि अवतल दर्पण में जब हम ले रहे थे तो प्रतिबिंब उल्टा बढ़ रहा था, और यहाँ पे जब हम प्रतिबिंब देख रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, सीधा। दूसरी बात मैंने क्या देखा, उसमें यहाँ पे नेगेटिव था, क्योंकि मुख अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बन रहा था, आज मुख अक्ष के ऊपर बन रहा है। तो चलिए अब हम लोग इस उत्तल दर्पण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आवर्धन बराबर होता है क्या, तो आवर्धन का परिभाषा कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं किसकी ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, ऊंचाई को क्या कहते हैं, आवर्धन। यानी ऐसे समझे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अगर देखा जाए तो आवर्धन बराबर ये हुआ, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई देखा जाए तो h डैश, चलिए, एवं वस्तु की ऊंचाई देखा जाए तो h। अब देखिए दोनों प्लस होगा। ऐसे स्थिति में समझने का प्रयास करेंगे कि मुख अक्ष के ऊपर चाहे वस्तु की ऊंचाई हो चाहे प्रतिबिंब की ऊंचाई हो, दोनों पॉजिटिव होता है, लेकिन मुख अक्ष के नीचे क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो वस्तु ऊंचाई भी ऊपर, प्रतिबिंब ऊंचाई ऊपर, ये भी प्लस, ये भी प्लस, दोनों प्लस। चलिए क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। अब देखिए थोड़ा देरी के देखा जाए, आवर्धन को हम m द्वारा सूचित करते हैं, तो m द्वारा लिख सकते हैं h डैश बटा EH। थोड़ा देरी के लिए चाहे तो मैं लिख सकता हूं माइनस v बटे E। चलिए इतना चीज को समझेंगे। अब समझने के पहले थोड़ा सा एक नजर फिगर पर डालते हैं, फिगर हमें क्या कहता है। तो चलिए देख लेते हैं। m डैश क्या है, उत्तल दर्पण। m डैश क्या है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का परिभाषा सिर्फ कहता है कि जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उठा हुआ हो, उभरा हो, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, उत्तल दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए PC, एक चीज और सीखेंगे आप लोग। ये जो देख रहे हैं F और ये जो C देख रहे हैं, एक बिंदु के मध्य में C होता है। आप लोग ये नहीं समझेंगे कि दूरी इतना ही, दूरी नहीं, जितना दूरी A है उतना ही दूरी A है। यानी देखा जाए तो इस तरीका से यहाँ होगा, लेकिन थोड़ा सा हम लिखेंगे तो ज़्यादा जगह की आवश्यकता होगी, जिसके कारण यहाँ मैंने लिख के दिखाया था, लेकिन दोनों दूरी क्या होगा, सेम होगा। आगे बढ़ते हैं। तो इसका ये क्या है, P और C मुख अक्ष, यहाँ पे वस्तु को रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब मुख अक्ष के ऊपर वस्तु का अपेक्षा सीधा और वस्तु से छोटा बन रहा है। अब चलिए वस्तु दूरी को हम यू कहते हैं, a माइनस होगी, और प्रतिबिंब यहां बन रहा है भी a प्लस होगा। शायद आप लोग इसको समझ रहे होंगे कि ये प्लस a माइनस कहां से आया। थोड़ा सा हमने बताया था चिन्ह परिपाटी का नियम, चिन्ह परिपाटी का नियम। तो चिन्ह परिपाटी के नियम से हमने कहा था कि दर्पण हो या लेंस, बाबू दर्पण हो या लेंस, मुख अक्ष के ऊपर
बना प्रतिबिंब पॉजिटिव या रखा वस्तु की ऊंचाई पॉजिटिव और नीचे जो ऊंचाई होगी प्रतिबिंब का नेगेटिव। और क्या देखा था इसके ही तहत कि दर्पण या लेंस, दर्पण के ए साइड दोस्तों की साइड बनेगा एक ए साइड, यानी दर्पण के दाहिनी ओर और दर्पण के बाईं ओर। दाहिनी ओर होता है पॉजिटिव और दाहिनी ओर होता है क्या चीज नेगेटिव। ये था चिन्ह परिपाटी के नियम के द्वारा जानकारी प्राप्त हम लोग किए थे। आगे बढ़ो, अब हम क्या करें, अब देखो थोड़ा सा सीखेंगे अच्छा से। ये फिगर देख रहे हैं, ये फिगर देख रहे हैं बाबू, ये किरण आ रही है, एक किरण आ रही है, ये किरण यहाँ पे पड़ेगी, पड़ने के बाद पुनः वापस हो रहा है, तो ये वाला जो कोण होगा इस कोण के इक्वल होगा। लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए, फिर हम लोग थोड़ा सा इस चीज को लिख लेते हैं, इसके बाद हम लोग आसानी से और समझेंगे। लिख रहे हैं, माना कि एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पीसी पर रखा कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब क्यूएन दर्पण के पीछे वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। चलो मैंने क्या लिखा, एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पीसी पर रखा कोई वस्तु ओए है जिसका प्रतिबिंब क्यूएन वस्तु के अपेक्षा सीधा और वस्तु से छोटा और दर्पण के पीछे बनता है। अब चलिए, अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे बाबू, थोड़ा सा हम कुछ मिटाने का प्रयास करते हैं और हम मिटाएंगे तो आसानी से हमारा काम हो जाएगा। थोड़ा सा इस चीज को भी हम यहाँ पे रख कर देते हैं, इस चीज आपको दिमाग में आ रहा होगा, यहाँ से हम इसको भी हम रख कर देते हैं। अब चलिए इधर छोड़ देते हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं से देखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं और ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं। त्रिभुज बाबू, त्रिभुज क्या, ओ और ए और क्या ले पी, एवं त्रिभुज इसमें चलेंगे क्यू एन पी। ध्यान देना बाबू, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है। थोड़ा सा देखो, ए अगर लंब है तो 90 डिग्री कोण बनाएगा, ये भी 90 डिग्री कोण बनाएगा। क्योंकि दोनों त्रिभुज के हम समरूप दिखना चाहते हैं, यानी समरूप बनाना चाहते हैं, तो समरूप का शर्त कहता है कि दो त्रिभुज में दो कोण बराबर होना चाहिए या तो फिर दो भुजा बराबर होना चाहिए। तो दो कोण बराबर है या नहीं, ये बड़ी बात है। तो चलिए देखते हैं, लिख रहे हैं कोण ए ओ पी बराबर कोण एन क्यू पी। मिल लो बेटा, ए कोण की इक्वल होगा, कैसे होगा, समकोण से। ये दोनों के बराबर 90 डिग्री है, तो हम ये लिख सकते हैं समकोण से। आगे बढ़ेंगे, क्या ये कोण बराबर होगा, हाँ होगा। यार हम लिख सकते हैं कोण, ध्यान देना, ओ पी ए, देखो बेटा, ओ पी ए कोण बराबर
कोण ओ पी के, एक कोण बराबर होगा। कैसे कैसे बराबर होगा? परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम हम लोग पढ़े थे। देखो यहाँ ये समतल दर्पण था, यहां से किरण आ रही थी, पढ़ने के बाद एक किरण जा रहा था, डाला गया विलंब क्या था बाबू? क्या था? डाला गया विलंब मन वो था, या में कुछ ले लीजिए, कुछ भी, तो ये आई था और ये आर था। तो हमने क्या में पढ़ा था, कोण आई बराबर कोण आर, इक्वल हुआ ना। तो उसी तरीका से ये मान लिया जाए लंब का काम कर रहा है और इस तरह से किरण आ रही है, ये जा रही है, तो हम कोण आई बराबर कोण आर, अगर ये थीटा होगा तो गारंटी कि ये थीटा होगा। तो चलिए ये हमको क्या मिलता है? बराबर मिलता है। अब देखेंगे जब ये बराबर मिलता है तो यहाँ पे देखिए एक चीज और देखेंगे, तो यहाँ से ये किरण इस तरीका से इससे जा रही है, ध्यान देना, और ये किरण इस तरीका से इससे जा रही है, तो ये वाला कोण क्या ये वाला कोण की इक्वल नहीं होगा? होगा। तो यहाँ पर हम लिखना चाह रहे हैं कोण ओ पी के, यानी इसको अगर हम समीकरण फर्स्ट मान ले तो यहां पर लिख रहे हैं कोण एन एन पी क्यू बराबर कोण ओ पी के। अगर इसको समीकरण मान ले फर्स्ट, और ये जो बराबर देख रहे हैं वो कैसे देख रहे हैं? संगत कोण से। देखो ध्यान देना, आ जाएगा समझ में। मान ले कि रेखा इस तरह से ऐसे है, जिसमें रेखा मान लो ओ है और क्यू है, कुछ ऐसा है, इसको ऐसे मान लीजिए, ये के है और ये मान लिया जाए एन है। बोलो ये कोण के बराबर एक कोण होगा कि नहीं? होगा नहीं। काहे बात? तो ये वाला तो ले लिया वो क्यू, तो ये वाला कोण ये वाला है, तो जैसे ये वाला क्यू देखो ये है, ये वाला ये, अगर ये थीटा आती कितना होगा बाबू? ये भी तो थीटा होगा। कैसे होगा? सम्मुख कोण से। अब चलिए ये तो समझ में आ गया होगा, ज्यादा समझना यही था। आगे बढ़ते हैं। अगर ये वाला कोण यानी ये वाला कोण और ये कोण इक्वल है तो क्या ये बराबर नहीं होगा? समीकरण के नियम से कि बामा पक्ष, अगर बामा बराबर होगा, बामा पक्ष, तो क्या खैया पक्ष बराबर नहीं होगा? अगर लेफ्ट बराबर होगा तो क्या राइट बराबर नहीं होगा? होगा। ये समीकरण का नियम ऐसा ही कहता है। मैं लिखूंगा समीकरण फर्स्ट एवं पच्चीस से सेकेंड से क्या हुआ? इक्वल है ना, तो लिखेंगे कोण ओ पी ए बराबर कोण एन पी क्यू, यानी ए वाला कोण जो हुआ ए वाला कोण के इक्वल हुआ। तो ए त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हुआ? समरूप। और जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजा क्या होता है? समानुपाती होता है। तो लिखिए अतः कुछ होगा सुफी, अतः बोलो त्रिभुज ए वाला ओ ए पी समरूप होगा त्रिभुज कोण ए क्यू एन पी। अब जब ये त्रिभुज समरूप होगा तो संगत भुजा क्या होगा? तो संगत भुजा समानुपाती होगा। बोलो बाबू समझ में आ रहा है? क्या मैंने बताया? क्या समझना है हम लोग कि यदि त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजा क्या होता है? समानुपाती होता है। तो चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, दिखाई दे रहा है ना? देखेंगे तो इसमें ऊंचाई देखिए यह है त्रिभुज का, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एन क्यू बट्टा, इसकी ऊंचाई ये है, दोनों त्रिभुज तुलना करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओ ये। आगे बढ़िए, बराबर
इस त्रिभुज के देखा जाए तो ये आधार है और इसकी दूरी दे ले भी, तो हम यहाँ लिखेंगे भी बट्टा, फिर देखेंगे यहाँ से अब तक इसकी ये आधार है, इसकी दूरी दिया हुआ है माइनस यू, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस यू। अब आगे बढ़ के देखिए, आगे बढ़ के देखते हैं तो एन क्यू जो है, एन क्यू दिया हुआ है एच डैश प्लस बट्टा, फिर इसकी ऊंचाई दिया हुआ है एच प्लस बराबर क्या दिया हुआ है भी बटा यू। यू और माइनस को कर देते हैं ऊपर, क्योंकि अंश किसी का माइनस होता नहीं है। थोड़ा देर के लिए देखा जाए ये ऊपर कैसे गया, यहाँ पर देख लेंगे माइनस में यू था, ये कुछ नहीं थी, ये प्लस था। इसको ऊपर भेजने का तरीका होता है कि नीचे भी माइनस से गुणा कर दीजिए, ऊपर भी कर दीजिए। अगर ऊपर करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है भी, और नीचे माइनस माइनस क्या होता है प्लस ही, जैसा कि आप देख रहे हैं, है ना। आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देखा जाए तो देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वास्तविक ऊंचाई को कहते हैं एम, तो यहाँ पर इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं एम, तो ये होगा एम बराबर क्या होगा माइनस ई माइनस भी बटा यू। यही थोड़ा देर के लिए हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आप लोग को देखा जाए तो ये सारी बातें एकदम सरल तरीका से हमने समझाने का प्रयास किया और आपको आया होगा। हाँ, थोड़ा सा लग रहा होगा ये इसकी फिगर, ये वाला जो फिगर देख रहे हैं वो, तो फिगर तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। समरूप का अर्थ होता है कि संगत भुजा का समानुपाती होना, तो इसकी समानुपाती किया, डायरेक्ट हम लोग का आंसर ये मिला। ठीक है, हम अगला वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।